हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल SA स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट्स कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टॉपिक तो आज हमने कल वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था। तो वियोजन अभिक्रिया शुरू करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो अगले हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो देखो, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। इस वियोजन का अर्थ क्या है? टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। तो यानी कोई भी एक यौगिक है वो टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बनती है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वह अभिक्रिया। इस वियोजन की परिभाषा है ये कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा अपन लिखेंगे तो ये है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये परिभाषा हो गई वियोजन अभिक्रिया की कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या है? टूटना। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। इसके 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार में नंबर 1 है ऊष्मीय वियोजन। नंबर 2 विद्युत वियोजन। और नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। तो जो वियोजन अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन या इसको हम तापीय वियोजन भी कहते हैं, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो अब इनमें एक एक के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। तो नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। तो देखिए, ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन में हम एक फेरस सल्फेट का वियोजन करते हैं, ऊष्मीय वियोजन। नंबर 1 है ऊष्मीय वियोजन। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल है ऊष्मीय वियोजन।
तो इसमें क्या है, पहला तो ये दे रखा है कि फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4। फेरस सल्फेट FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट। और ये एक यौगिक है। तो फेरस सल्फेट को ऊष्मीय वियोजन, इसको हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, ऊष्मीय वियोजन, तो ये पदार्थों में बदल जाएगा 2 या 2 से अधिक। तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 प्लस 2 गैस बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरस सल्फेट है वो एक हरे रंग का होता है, हरा रंग होता है। और जब इसको गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, तो ये ऊष्मा पा करके और एक भूरे रंग में बदल जाता है। ये इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है ये। तो ये इस प्रकार से जो फेरस सल्फेट है उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा। तो फेरस सल्फेट के हम यहाँ पे Fe के 2 परमाणु हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 लेते हैं। फेरस सल्फेट के 2 अणु लेते हैं, ये हरा रंग है। जब ऊष्मा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो फेरस सल्फेट है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये 2 गैसें होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को बोलेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 को बोलेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये इसमें 2 गैसें बनती है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल ऊष्मीय वियोजन का हो गया ये। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करेंगे हम। कैल्शियम कार्बोनेट या इसको कहते हैं संगमरमर। तो कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको देंगे हम ऊष्मा, इसको भी हम गर्म करेंगे तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। तो एक तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड या इसको कहते हैं बिना भुजा चूना। इसका दूसरा नाम क्या है, बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस अब इसमें से ये आ गया CaO, तो यहाँ पर रह गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया ऊष्मीय वियोजन का। तीसरा एक एग्जाम्पल दे रखा है ताप का, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके 2 परमाणु लेंगे और इसको देंगे हम ताप। तो ये लेड नाइट्रेट है, इसको ताप देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनेगा PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक भूरे रंग की गैस बनती है NO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस बनती है इसमें, और ये लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो ये इसको Pb के यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे 2, और N के यहाँ पे 2 तो है ही, और 2 दूनी 4, तो इसलिए यहाँ पे N की जगह पे कितने आ गए 4, और O के 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो O के देखेंगे 2 परमाणु, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12। तो ये तीनों एग्जाम्पल ऊष्मीय वियोजन के हो गए। तो ऊष्मीय वियोजन में ये कई बार पूछा गया है वियोजन अभिक्रिया में कि कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन ऊष्मीय वियोजन को समझाइए, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ऊष्मीय वियोजन पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये वाला समीकरण लिखेंगे। अगर लेड नाइट्रेट का पूछे
कि लेड नाइट्रेट के तापीय वियोजन को समझाइए, उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये लेड नाइट्रेट ये लिखना पड़ेगा, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को हम ऊष्मा ताप देंगे तो ये लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए फेरस सल्फेट का तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये ऊष्मीय वियोजन के 3 उदाहरण हो गए। अब दूसरा आता है विद्युत वियोजन। नंबर 2 विद्युत वियोजन। तो इसके बारे में देखें तो विद्युत वियोजन में जल का वियोजन होता है। विद्युत वियोजन में जल का विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। तो इसमें एक क्रियाकलाप है, विद्युत वियोजन में एक क्रियाकलाप लेते हैं। इसमें एक क्रियाकलाप, इसके बारे में वर्णन किया गया है। विद्युत वियोजन के लिए एक क्रियाकलाप है। तो इसके क्रियाकलाप के लिए हम एक पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। क्रियाकलाप में एक डायग्राम, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। तो इस तरीका से ये डायग्राम, प्लास्टिक का ये मग है और इसके नीचे यहाँ पे उल्टी परख नली रख देते हैं। और इसमें ये छड़ डाल देते हैं, ग्रेफाइट की रॉड। और इसमें भर देते हैं जल। इसमें जल और इसमें भी जल है। ये है परख नली, परख नली और ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है 2। और इसमें ये इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, एनोड और ये कैथोड, कैथोड। और इसको स्विच के माध्यम से 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी। और ये होता है स्विच, स्विच। और ये इसमें परख नली में 2 गैसें बनती है। एक तो इसमें ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन, और दूसरी गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। यानी जल का जब अपघटन होता है तो इसमें 2 गैसें
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये अपघटित हो जाता है और ये होता है प्लास्टिक मग। प्लास्टिक मग और ये है कॉर्क। हम रबड़ की डाट लगा देते हैं इसमें, रबड़ की डाट, कॉर्क है या रबड़ की डाट, रबड़ की डाट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जल का वैद्युत अपघटन का ये चित्र है, जल का वैद्युत अपघटन करना। तो ये एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, 2-3 साल बाद इसको पूछा गया था 2020 में कि जल के वैद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये एक चित्र बनाएंगे तो इसका ऐसे एक प्लास्टिक का मग लेते हैं और इस मग में हम जल भर लेते हैं और इसके पैने में नीचे के सिरे में 2 छिद्र करके और ग्रेफाइट रॉड लगा देते हैं, पर्सनली को उल्टी दिशा में इसको लगा देते हैं और इसे फिर स्विच के माध्यम से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जल का अपघटन होता है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा। इस चित्र के 2 अंक होते हैं और इस 2 नंबर का चित्र और 2 नंबर का इसके वर्णन, इसकी विधि के बारे में, तो इसकी विधि के बारे में वर्णन करेंगे। तो देखिए इसकी विधि लिखेंगे। ये तो चित्र हो गया आपका। अब विधि में नंबर, इसके बाद में विधि का वर्णन करते हैं अपन। तो सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। पहला इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसकी तली में 2 छिद्र करके, इसकी तली में, ये नीचे के भाग में, इसकी तली में 2 छिद्र करके रबड़ की डाट लगा देते हैं। तो ये छिद्र कर देते हैं इसकी तली में और इसकी छिद्र में 2 तली में 2 छिद्र करके रबड़ की डाट लगा देते हैं। अब इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, इन कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट की बैटरी से, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं और फिर इन्हें फिर मग में जल डाल करके इलेक्ट्रॉनों को उसमें डुबो देते हैं। फिर इस मग में जल डाल करके और इलेक्ट्रॉनों को इसमें डुबो देते हैं जल में और फिर इसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। इसके बाद जल से भरी 2 अंशाकृत परख नलियों को, जल से भरी 2 अंशाकृत परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसे विद्युत धारा प्रवाहित करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर, हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर कुछ बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले अंशाकृत नली से जल को विस्थापित कर देते हैं, जल को हटा देते हैं और इनमें ये दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर उन्हें हटा करके उनके पास एक जलती ही मोमबत्ती ले जाते हैं। तो इसकी जांच करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो एक परख नली के पास जलती ही मोमबत्ती ले जाते हैं। तो मोमबत्ती ले जाने पर मोमबत्ती है वो तेज़ी से जलने लगती है। तो यह गैस ऑक्सीजन है। जब मोमबत्ती तेज़ी से जलने लगती है तो यह गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार दूसरी परख नली के पास जलती ही मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये मोमबत्ती पॉप की ध्वनि यानी फटफट की ध्वनि के साथ में जलती है। तो ये गैस हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस है वो फटफट की आवाज़ करती है, फटफट की ध्वनि, फटफट की ध्वनि के साथ में इसका दहन होता है। और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो मोमबत्ती ले जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस है वो
मोमबत्ती तेजी से जलने लगती है, ये जलने में सहायक होती है, तो ये इनकी पहचान हो जाती है। इसका वर्ण पूछ लेते हैं कि जल के वैद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चित्र और इसकी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको चित्र सहित 2 नंबर का, और ये 2020 में पूछा गया था, जल के वैद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र और विधि का वर्णन। तो ये आपको चित्र बनाना है और इसका विधि का वर्णन। तो ये हो गया विद्युत वियोजन। तीसरा आती है इसके प्रकाशीय वियोजन। तीसरा है मतलब प्रकाशीय वियोजन। तो देखिए तीसरा प्रकाशीय वियोजन के बारे में, तो इसके भी 2 एग्जाम्पल है। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, तो इसमें एक तो सिल्वर क्लोराइड, एक तो दे रखा है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसके 2 परमाणु लेते हैं तो इसका वियोजन हो जाता है, वो 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाएगा। तो सिल्वर Ag अलग हो जाएगी, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाती है, प्लस Cl2। तो यहाँ पे Ag के 2 परमाणु हैं और Cl के भी 2, तो Ag के 2 और Cl के 2। तो ये सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इसके भी हम 2 परमाणु लेते हैं और इसको भी वही सूर्य का प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, सूर्य का प्रकाश। तो इसका भी वियोजन होता है, तो वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। Ag अलग हो जाएगी, 2Ag प्लस ब्रोमीन Br2। तो ये इस तरीक़ा से ये 2 पदार्थों में अपघटित हो जाता है। और इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, इसका जो उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया समापन हो गई। कि वियोजन अभिक्रिया में 3 वियोजन है इसके, कि एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो ये तीनों जो अभिक्रिया है इनके रासायनिक समीकरण आपको रिपीट करने, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया पूरी। अब इसके बाद आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्मा शोषी, इसके नाम से ही है, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया, इसकी ये परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से N2 प्लस O2 इक्वल टू NO नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक
ऑक्साइड और माइनस ऊष्मा या ऊर्जा। तो यहाँ माइनस का मतलब हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद आपकी जो अभिक्रिया आती है वियोजन हो गया, ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी हो गई। अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, ये अब की साल यही आया था पेपर में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका चित्र भी पूछा था। तो विस्थापन जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो एग्जाम में एक बार आ जाता है, इस वर्ष आया है, वो अधिक तरह से प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि जो इस साल जो भी प्रश्न आए हैं उनको छोड़ करके और अन्य प्रश्नों को ध्यान दें। तो इसका उदाहरण जैसे इसके 3 उदाहरण हैं। आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कीलों को डालते हैं तो ये FeSO4 फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर है वो विस्थापित हो जाता है। इसमें Fe है वो अधिक सक्रिय धातु है। ये कैसी धातु है? अधिक सक्रिय, अधिक क्रियाशील धातु है, ये सक्रिय धातु है। तो ये इसके यौगिक से कॉपर सल्फेट से कम क्रियाशील जो तत्व है कॉपर, उसको विस्थापित कर देती है। तो यहाँ ये कॉपर है, ये कम क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील ये तत्व है, तो इसको ये विस्थापित कर देती है। तो ये एक एग्जाम्पल तो इसका ये है। और दूसरा जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये भी जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये कॉपर को विस्थापित हो गया, इसका नाम है जिंक सल्फेट। यानी ये जो जिंक है वो अधिक सक्रिय धातु है और इसके यौगिक से कम सक्रिय तत्व कॉपर को ये अलग कर देती है, विस्थापित कर देती है, अपने उसके यौगिक से हटा देती है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है, तीसरा यानी लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 इज इक्वल टू, तो यहाँ लेड क्लोराइड बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। तो ये लेड क्लोराइड, इसका नाम है लेड क्लोराइड PbCl2। और ये कॉपर क्लोराइड, इसका नाम हो गया कॉपर क्लोराइड। तो ये लेड है, सीसा है, वो अधिक सक्रिय तत्व है जो कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित। तो ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में 2024 में आया था, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में। तो ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए
ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। विस्थापन अभिक्रिया चित्त से पूछा गया था, तो ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आती है अगली द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ये इम्पोर्टेंट है और इस पूछ सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये द्विविस्थापन की परिभाषा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। हाँ, तो देखिए आपको ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता रहे थे, तो कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इसको थोड़ा रोक दिया गया था बीच में। अब पुनः द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसे अभिक्रिया के लिए जैसे ये दो परखनली लेते हैं, ये दो परखनली है, और एक परखनली में तो लेते हैं हम बेरियम क्लोराइड, इसमें तो लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड। और इसी तरीक़ा से एक दूसरी परखनली में सोडियम सल्फेट, दूसरी परखनली में लेते हैं हम सोडियम सल्फेट। तो इस तरीक़ा से, और इसमें से ये इसमें लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। तो हम क्या करते हैं कि इनको इस तरीक़ा से हाथ से इसको पकड़ लेते हैं दोनों परखनलियों में, और इसको भी इसी तरीक़ा से पकड़ लेते हैं, और इन दोनों हाथों से पकड़ करके एक परखनली में बेरियम क्लोराइड है तो उस सोडियम सल्फेट को इसमें डाल देते हैं। तो दोनों में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, आयनों में आदान प्रदान होता है। तो इसका ये एग्जाम्पल बन जाता है, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 की क्रिया बेरियम क्लोराइड से BaCl2 = तो इससे NaCl, तो एक तो इसमें बन जाता है NaCl, और Na के परमाणु कितने हैं यहाँ पे? 2, यहाँ Cl के 2 प्लस और BaSO4, ये अवच्छेद बनता है बेरियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट है वो एक अवच्छेद के रूप में बनता है, इसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट है, ये होता है अवच्छेद, ये अवच्छेद के रूप में ये स्थिर हो जाता है। तो सोडियम सल्फेट की क्रिया जब हम बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो इसमें अभिकारकों बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें जो Na है वो धनायन है और SO4 पर ऋणायन होता है, ऐसे Ba पर धनायन होता है, Cl पर ऋणायन होता है,
Na पे धनायन, Cl पे ऋणायन, Ba बेरियम पे धनायन और SO4 पे ऋणायन। तो ये अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो ये आयन है वो इसमें से एक धनायन ले लेंगे और एक इसमें से ऋणायन ले लेंगे, तो Na धनायन और Cl ऋणायन, NaCl। इसी प्रकार से Ba धनायन और SO4 ऋणायन। तो ये अवक्षेप बनता है, इस क्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसी में एक परिभाषा दूसरी बनती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अबले अवस्था में प्राप्त होकर, ये उत्पाद है वो अबले अवस्था में, ये घुलता नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया, इसकी ये परिभाषा बनती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अबलेय, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अबलेय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन के नीचे स्थिर हो जाता है, विलयन के नीचे स्थिर हो जाता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अबले अवस्था में प्राप्त होकर विलयन के नीचे स्थिर हो जाता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का यही एग्जाम्पल लिख देंगे, इसका यही उदाहरण है। ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और अवक्षेप बन जाएगा बेरियम सल्फेट। इसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो परिभाषा हो गई। एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, और दूसरी होगी अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें उत्पाद है वो अबले अवस्था में प्राप्त होकर विलयन के नीचे स्थिर हो जाता है, तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों आज इतना ही है। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।